हेलो एंड वेलकम टू जीनो आईएएस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे आपको डेली 6 बजे ये लाइव सेशन आ जाता है जिसको हम डीएनए प्लस बोलते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड प्लस? देयर इज अ स्पेशल रीजन अटैच टू इट। व्हाट इज दैट स्पेशल रीजन? तो आप सब लोगों को तो पता ही है, जो पहली बार आ रहे हैं उनको बताएंगे दैट व्हाट इज द स्पेशल रीजन बिहाइंड डीएनए प्लस। प्लस का मतलब ये है कि जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उसके साथ हम स्टैटिक पार्ट भी इन टॉपिक्स का कवर करते हैं। प्लस जितने भी करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पार्ट में हम पूरा डिस्कशन जो करेंगे उसमें हम प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स को अलग अलग समझेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनेगा और मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ है, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं, जीएस पूरा खत्म हो चुका है, एसए और जीएस के 4 पेपर्स हो गए हैं। अगले हफ्ते हमारा ऑप्शनल के पेपर्स आ जाएंगे। तो जीएस के 4 पेपर्स 1, 2, 3 और 4, चार के चारों पेपर्स के मॉडल आंसर्स हम लोग इसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। उनके वीडियोस अलग से आ जाएंगे आपके इस चैनल पे। प्लस मैं आपको इतना भी बताता जाऊंगा आज से ही कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हमारे इस डीएनए के एनालिसिस से आए। ठीक है, वो डीएनए एनालिसिस जो हम डेली कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं, उसी से कैसे हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा इन्हीं सेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हमारे पास 11 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको कंबाइन करके मैं आपको समझा दूंगा। 11 हमारे पास डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट नए बने हैं जिनका नाम है दिसानाइके, एंड उसी बेसिस पे एक एडिटोरियल सेक्शन में एडिटोरियल आया हुआ है। तो ये दो न्यूज को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्वाड की जो समिट होने वाली थी 21 सितंबर को, वो हो गई है और उस समिट में क्या क्या चीजें लॉन्च हुई है वो चीजें हम अपडेट करेंगे आज के सेशन में। क्वाड का स्टैटिक, ठीक है, जहां से इसका ओरिजिन हुआ 2004 से लेके 2021 तक पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। 2022 2023 हर एक चीज हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद जो रीसेंट पोस्ट समिट्स हुई है क्वाड की और इंडो पैसिफिक, ठीक है, जितना भी इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सेशंस में। आज हम अपडेट करेंगे एंड आने वाले एक हफ्ते में, क्योंकि अभी कल से एडिटोरियल्स आना शुरू हो जाएगा क्वाड के ऊपर, जितने भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हर एक इनिशिएटिव पे यहाँ पे एडिटोरियल आना शुरू हो जाएगा। उन एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हुए, ठीक है, मैं आपको एक लेक्चर में पूरा समराइज कर दूंगा क्वाड को, कि दोबारा से एक और बार हम रिवीजन कर लेंगे, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे एक और एडिटोरियल है जो हम फेक न्यूज का आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने इस चीज को 3 बार डिस्कस कर लिया है पिछले हफ्ते में। ये क्यों डिस्कशन हो रहा है? बिकॉज देयर वाज एन अमेंडमेंट इन आईटी रूल्स ऑफ 2021 इन 2023। ठीक है, 2021 में जो रूल्स आए थे उनका अमेंडमेंट हुआ था 2023 में। उसी अमेंडमेंट में हमने एक फैक्ट चेक यूनिट बनवाया था। उन्हीं अमेंडमेंट रूल्स के अंदर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उस फैक्ट चेक यूनिट को अभी हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हैज डिक्लेयर्ड इट नल एंड वाइड, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है इस मेजर को, और बोला है दैट दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 21। सो वी विल सी द अदर मेजर इश्यूज रिगार्डिंग इट। फर्दर हमने वेनेजुएला के इलेक्शंस को आज से आई गेस 15-20 दिन पहले डिस्कस किया था एक बार। आज फिर से इस पे एडिटोरियल आया है। नाउ वी विल सी जनवरी 2025 में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ओथ लेने वाले हैं। किसने जीता किसने हारा वो भी हम देखेंगे। एक बार हमने डिस्कस कर लिया है, बट वहां पे कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, इतने टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका आउटकम क्या हुआ, ये देखेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस हमारा एक बहुत ही बड़ा एक एडिटोरियल आया है आज द हिंदू न्यूज़पेपर में, जिसका नाम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये देखेंगे इसका प्रियम्बल के साथ क्या लिंक है, उसके बाद जस्टिस के साथ क्या लिंक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुआ, हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइनो के बारे में फैक्ट्स जानेंगे, और ईरान में एक माइन में ब्लास्ट हुआ है जहाँ पे 51 पीपल डाइड। तो वी विल सी ये कौन सी प्लेस है, क्योंकि प्लेस इन न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट, जो आज द हिंदू में डिस्कस किया जा रहा है, और वैंकोमाइसिन क्या होता है, ठीक है, ये कौन सा ऐसा दवा है, और ग्रीस के वाइल्ड फायर्स क्यों हो रहे हैं, और मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कितनी कंट्रीज है, कौन से माउंटेन रेंजेस है, और वहां पे वाइल्ड फायर्स का क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये सारा डिस्कशन होगा। मतलब दिस इज फुल पैक्ड सेशन जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट, हर एक चीज है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज। लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज व्हिच वाज देयर ऑन द फ्रंट पेज टुडे। आज के सेशन में ये जो न्यूज सबसे पहले आज के हिंदू पेपर में आई थी, इट इज अबाउट क्वाड की जो समिट अभी हुई है। उस समिट में दिस वाज द 6th समिट लेवल मीटिंग। ठीक है, तो समिट लेवल या लीडर लेवल मीटिंग इसका दर्जा 2021 में दिया गया था, बट समिट लेवल मीटिंग ये छठी थी, जिसमें
चार heads of the state, the president Joe Biden, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा एंड एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ये लोग मिले। कहाँ पे मिले ये डेलवेयर में मिले। ठीक है, डेलवेयर कहाँ पे है? यूएसए में। ये मीटिंग यूएसए में इसलिए हुई क्योंकि ये मीटिंग होने वाली थी इंडिया में, बट इन्होंने वेन्यू चेंज कर लिया और समिट को डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये यूएसए में करेंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात जो बहुत सारे एडिटोरियल्स में डिस्कस की गई, सबसे पहली चीज थी ये कि यहाँ पे हमें एजेंडा सेट करना है आने वाले टेन्योर का, क्योंकि बाइडेन भी जा रहे हैं, तो अब इसके बाद नहीं पता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आएगी या इनकी कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। उसके बाद पता चलेगा कि अगर हमने आज इनिशिएटिव्स ले लिए तो शायद वो कहीं ना कहीं पे आने वाले जो गवर्नमेंट है यूएसए में उसको इन्फ्लुएंस करेगी। फुमियो किशिदा का भी रिटायरमेंट होने वाला है और उनके यहाँ भी इलेक्शंस हो गए, वो भी जाने वाले हैं, तो दोनों कंट्रीज में हेड्स चेंज हो जाएंगे। अब हेड चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे श्रीलंका और वेनेजुएला को देख के। बट यहाँ पे हमें समझना ये है कि एजेंडा सेट करना था और कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे कल डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ मेन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो इनिशिएटिव्स को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बोला जा रहा है दैट जो, अगर आप यहाँ पे देखो तो इट्स कॉल्ड एज कैंसर मून शॉट। ठीक है, basically what is this, the quad cancer moonshot? This will involve contributions from all the 4 countries to combat cervical cancer। cervical cancer पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस टाइम के बजट में, इंटरिम बजट में बहुत कुछ बोला था और हमारा एक एजेंडा है कि सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि पहले तो हमने ये देख लिया है ना कि पहली चीज क्या निकली यहाँ पे, दैट इज कॉड कैंसर मूनशॉट विच इज अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें सब लोग पैसा देंगे और इंडिया ने बोला है दैट हम $10 मिलियन का पैसा देंगे फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड गावी, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे WHO के अंदर एक एसोसिएशन है, दे विल प्रोवाइड 40 मिलियन वैक्सीन फॉर द रीजन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स। जहां जहां से अप्रूवल आते हैं तो वहां वहां पे वो लोग वैक्सीन दे देंगे फॉर व्हाट, फॉर सर्वाइकल कैंसर, वन थिंग। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस। ये 3 चीजें और डिस्कस की जा रही है। तो इसमें सबसे पहली चीज है द मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री। ठीक है, मैत्री को डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट इज मैत्री? मैत्री ये अभी अनाउंसमेंट हुई है कि दिस विल यूटिलाइज टूल्स फ्रॉम इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन एंड कॉड इनिशिएटिव्स। ये क्या होगा? ये एक एक्सरसाइज होगी फॉर व्हाट, फॉर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग किन की होगी? जो भी मैरीटाइम डोमेन में लोग हैं। अब 2025 में मैत्री का पहला वर्कशॉप होने वाला है और वो कौन होस्ट करेगा? वो इंडिया होस्ट करेगा, ये याद रखना है। इंडिया विल होस्ट द मैत्री वर्कशॉप इन 2025। ठीक है, क्लियर कट, यहां तक समझ में आ गया? ये इनिशिएटिव सबसे पहले क्वाड ग्रुप ने अनाउंस किया था 2022 में, बट उसके बाद अब इस पे अपडेट आया है और जो पहला इसका वर्कशॉप होने वाला है वो कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा और वो इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम किस लिए आया है? बिकॉज इट दे वांट टू एनहांस, ठीक है, किस लिए आया है? एनहांस मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड deter the illegal activities in रीजनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, और पूरा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। ठीक है, क्लियर कट, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है दैट कॉड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, कॉड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये कौन सा मिशन होगा? ये भी 2025 में होने वाला है, सॉरी 2025 में होने वाला है। द कोऑर्डिनेशंस अनाउंस्ड दिस प्लान फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। और ये प्लान करेगा क्या? इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम सेफ्टी और इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए जितना भी कोस्ट गार्ड की सर्विसेज है यहाँ पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, यूएसए की हो, कोस्ट गार्ड जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है आईसीजी, और जो इसी के साथ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, रेलिवेंट एजेंसीज है बाकी सारी कंट्रीज में, इनकी आपस में एक्सरसाइज होगी। ठीक है, और पहला मिशन होगा, ये पहला जो ये एक्सरसाइज होने वाला है, पहला मिशन होने वाला है, वो 2025 में होगा। नेक्स्ट इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे विच इज कॉल्ड क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क।
ठीक है, मैंने बोला था मैं अच्छे से कराऊंगा हर एक चीज, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना ध्यान दे रहा हूँ, हर एक चीज को अच्छे से करा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वन इज दिस क्वाड आईपी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड नेक्स्ट इज आर क्वाड पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप। ठीक है, ये किस लिए है? सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस इंडो पैसिफिक। एक और इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है अबाउट फॉर सेमीकंडक्टर्स। देखो इस न्यूज़ आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख के रखो, बिकॉज ये चीज़ें आपको फिर बाद में दोबारा से नोट करनी पड़ेंगी, अभी एक ही बार में काम कर रहे हो तो एक ही बार में काम कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क। बट इसमें बस ना अभी एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है। ठीक है, याद रखना है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है किस पे? सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं, लाइक इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल एस्टैब्लिश अ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि क्वाड ने पलाऊ में, मॉरिशस में, इंडो पैसिफिक में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, वैसे ही इंडिया ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और इंडिया बोल रहा है दैट वी विल एस्टैब्लिश अ स्पेस बेस्ड, इंडिया विल एस्टैब्लिश अ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस। ठीक है, ये किस लिए होगा? टू सपोर्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन साइंस फॉर स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट इंपैक्ट्स। ठीक है, फर्दर देयर विल बी अ न्यू सब कैटेगरी अंडर कॉर्ड स्टेम फेलोशिप। ठीक है, स्टेम फेलोशिप हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान है क्वाड कंट्रीज का, और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट स्टेम एजुकेशन के लिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप दी जाएगी, इंक्लूडिंग 50 स्कॉलरशिप्स वर्थ $5 लाख। ठीक है, $5 मिलियन की यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। वो उनके लिए होगी जो 4 इयर्स बैचलर लेवल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में होंगे इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ये फंडिंग दी जाएगी, किनके लिए? स्टेम एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट द लीडर्स वेलकम द नेक्स्ट होस्टिंग ऑफ द क्वाड लीडर समिट बाय इंडिया, और इंडिया जो समिट होस्ट करने वाला है वो होगी 2025 की समिट। डन, यहां तक क्लियर कट। मूनशॉट को याद रख लेना, क्वाड कैंसर मूनशॉट इज एन इनिशिएटिव व्हिच इज एम्ड टू रिड्यूस द कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन। पूरा इंडो पैसिफिक रीजन के पूरे रीजन को कैंसर फ्री करना है। पर्टिकुलरली यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की बात की जा रही है कि सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो होगा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। उसके बाद जो ही सक्सेसफुल कोलैबोरेशन होगा इस चीज का, उसके बाद हम कोविड-19 पैंडेमिक जैसे बाकी सारी बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए और जो कैंसर की अदर फॉर्म्स है उनसे भी छुटकारा पाने के लिए लेटर ऑन काम होगा, बट सबसे पहला चीज जो है वो है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, प्लस जो यहाँ पे मैत्री हमने डिस्कस किया था, मैत्री प्रोग्राम इट विल एनहांस द मैरीटाइम मॉनिटरिंग सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और इसका जो पहला इनॉग्रल वर्कशॉप होगा वो 2025 में होगा, और वो कौन होस्ट करेगा? वो इंडिया होस्ट करेगा, ये भी चीजें याद रखनी है। डन, चलो नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है, ये चीज हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि आईटी रूल्स जो अमेंड हुए थे 2023 में, इन रूल्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था दैट एक फैक्ट चेक यूनिट बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछले सेशन में जब सैटरडे के टाइम पे सेशन लिया था हमने आज से पहले, तो उस सेशन में मैंने क्लियर कट समझाया था आपको कि कैसे वायलेशन हो रहा है, एक्चुअल में रीजन क्या है और क्यों ये चीज कंट्रोवर्सी में हो रही है। अभी पहले उस चीज को वापस रिवाइज करने के लिए मैं बस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं यहाँ पे, आप इस चीज को समझो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ बोलते हो या आप कुछ भी बात करते हो, एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, तो उसके ऊपर सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि सेंसरशिप ना हो। ठीक है, अब अगर सेंसरशिप नहीं हो रहा है, आप समझो सेंसरशिप का मतलब क्या है कि आप कुछ बोलो, उसको पहले चेक किया जाए कि ये ठीक है या गलत है, उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप कुछ बोल दो, डायरेक्ट पब्लिक डोमेन में बोल दो। ठीक है, उसके बाद उसको चेक किया जाए कि अगर ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, अगर इस पे कंप्लेंट्स आ रही है तो क्यों कंप्लेंट्स आ रही है, और अगर ये इलीगल है या अनलॉफुल कंटेंट है,
अनलॉफुल कंटेंट है, तो इसको बैन कर दिया जाए या इसको रिमूव कर दिया जाए पब्लिक डिस्कोर्स से। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप बुक्स ले लो, मैगजीन ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, आर्टिकल ले लो, सोशल मीडिया ले लो, आप कोई वीडियो बना लो, यूट्यूब ले लो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ले लो, ठीक है, हर जगह ये चीज एप्लीकेबल है। बट समझने वाली बात यह है कि आज दौर और जमाना है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने कोई चीज पोस्ट कर दी तो वो तुरंत, अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो वो वायरल हो जाती है, ठीक है। अब कोई चीज कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, उसका जजमेंट कौन देगा और उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा इशू है। सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल दिया और मैं जाके आपके नाम पे एफआईआर काट लिया किसी पुलिस स्टेशन में, और मैंने बोला कि ये गलत है, या किसी ने नहीं बोला कि ये गलत है, किसी ने भी नहीं बोला, बस वो वायरल हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो एक फेक न्यूज है, वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, एंड वो कंटेंट मिसलीडिंग कंटेंट है। अगर ऐसा लोग उसको फ्लैग कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको, वो सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक सोशल मीडिया पे दो चीजें होती है, वन इज द इंटरमीडिएरी जिसका वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दूसरा इज द गवर्नमेंट चैनल्स, ठीक है। पॉइंट इज कि अगर इंटरमीडिएरी को खुद लगा कि ये कंटेंट जो है कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, इसको नहीं होना चाहिए, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, लोगों ने उसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जितना ज्यादा वो रिपोर्ट होगा, जितना उस पर आईपीआर के इश्यूज आ जाएंगे, जितना उस पर कॉपीराइट के इश्यूज आ जाएंगे, उतना जल्दी इंटरमीडिएरी खुद ही उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, खत्म, चला गया वहां से। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडिएरी की खुद की है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को मॉडरेट करे, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडिएरीज की खुद की है। बट वहीं पे इंटरमीडिएट्स की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसे लोगों को डेजिग्नेट करे, कुछ ऐसे पर्संस को डेजिग्नेट करे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कम्युनिकेट कर पाए, जैसे उनको एक नोडल ऑफिसर और एक रेजिडेंट ऑफिसर और उनको एक ऑफिस का एड्रेस, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए और कोई रिप्रेजेंटेटिव हो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट चैनल के थ्रू आप देखो तो हमारा जो ये आईटी एक्ट है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आईटी एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कंटेंट फेक होगा, फॉल्स होगा या मिसलीडिंग होगा, अगर कोई भी कंटेंट फेक होगा, फॉल्स होगा या मिसलीडिंग होगा, तो फैक्ट चेक यूनिट, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पीआईबी के अंदर काम करेगी, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक 5-10 लोगों की टीम बनाते हैं। वो टीम अगर किसी भी कंटेंट को फ्लैग कर रही है और बोल रही है कि ये फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, और उन्होंने ये चीज, इसकी रिपोर्ट बना के इस इंटरमीडिएरी को दे दी, उसके बाद इस इंटरमीडिएरी को जरूरी मैंडेटरी तौर पे इस कंटेंट को रिमूव करना पड़ता है। कहां से? अपने प्लेटफॉर्म से। प्रॉब्लम यह है कि फैक्ट चेक यूनिट किस चीज को फेक बताएगा, और फैक्ट चेक यूनिट के पास क्या पैरामीटर्स है ऐसे कि वो किसी भी कंटेंट को फेक बता दे? तो कोई पैरामीटर्स नहीं थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे बोला कि प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर आप किसी भी चीज पे, किसी भी फंडामेंटल राइट पे, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई भी लिमिट लगाते हो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। पिछली बार कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पूछा था यूपीएससी ने, दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। और सिंपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड द आंसर वाज लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये ऑब्लिगेशन है कि अगर वो किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन या किसी भी फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रही है, ठीक है, तो जो चीज, जो एक्ट उसको लिमिट कर रहा है, वो एक्ट जो है वो एक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होने से मतलब क्या है मेरा? स्पेसिफिक होने का मतलब यह है कि वो लिमिटेशन वेग नहीं हो सकती है। वो बस ऐसा नहीं हो सकता कि ये न्यूज फेक है, बस बोल दिया फेक है तो बोल दिया फेक है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? उनके पास पूरे प्रूफ्स होने चाहिए, उनके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए, उनके पास पूरे एविडेंसेस होने चाहिए कि क्यों फेक है, क्यों मिसलीडिंग है, क्या पैरामीटर्स है आपके। जब तक वो चीजें डेफिनेशन के साथ एक्ट में नहीं होंगी, तब तक एक्ट जो है वो खुद वैलिड नहीं होगा, ऐसा बोलना है किसका? बॉम्बे हाईकोर्ट का। डिसीजन यहाँ पे 3 जज के बेंच ने दिया है, जिसमें से 2 ने ये अपहेल्ड किया कि ये जो अमेंडमेंट था 2023 का, जो अमेंडमेंट था जिसके अंदर बोला गया था कि फैक्ट चेक यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे, इस अमेंडमेंट को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हटा दिया गया, डन। और बोला गया दैट द रूल्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल because the terms, that is fake, false and misleading, were not defined in the act and in the rules. Done? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। आगे चल के हम ये समझते हैं कि अभी हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वार्म वेलकम किया है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है द प्रेसिडेंट इलेक्ट अरुणा कुमारा देसाई के, ठीक है। मिस्टर ए के देसाई के और ए के डी,
ही इज श्रीलंकाज न्यू प्रेसिडेंट येट टू टेक ओथ। ठीक है, उनकी पार्टी ने जीता है। और यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। पहला कि श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है और हम लार्ज मैरीटाइम बॉर्डर उसके साथ शेयर करते हैं। श्रीलंका में हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है और श्रीलंका के साथ हमारे एंशंट टाइज है। चोला चेरा पांड्याज के टाइम के टाइज है वहां पे श्रीलंका के साथ। और वहीं पे आपको ये भी देखना है कि अभी भी हमारे पास तमिल काफी ज्यादा बड़ी एक मात्रा में पॉपुलेशन श्रीलंका में रहती है। इसीलिए श्रीलंका हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने की बात यह है कि श्रीलंका एक क्राइसिस के थ्रू हो रहा था। एक क्राइसिस चल रही थी वहां पे, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई थी? क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में गवर्नमेंट थी गोटाबाया राजपक्सा की, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, और उन्होंने रिफॉर्म्स, रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आ गए। जैसे उन्होंने बैन कर दिया पूरा फर्टिलाइजर और उन्होंने बोला हम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनेंगे, ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे। ठीक है, जबकि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे इन सब चीजों के। ठीक है, और उन्होंने चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले लिया। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जैसे पर्टिकुलरली वेस्ट टर्मिनल पोर्ट, ठीक है, वो पूरे का पूरा चाइना को दे दिया कि आप बिल्ड करके दो। चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, डेट काफी ज्यादा आ गया श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर और वो डेट सस्टेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था श्रीलंका के लिए। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये तो होती गई, बट इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा था। वो ये था कि लोकल लेवल पे जो वहां की जनता थी वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अगर आपको पता हो तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन 70% तक चला गया था। अभी वापस कम हुआ है, अभी द इन्फ्लेशन इज अराउंड 5 to 6% ओनली। फर्दर यहाँ पे जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई थी एंड नाउ इन 2024-2025 इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि 2 to 3% यहाँ पे ग्रोथ होगा। प्लस ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई कि श्रीलंका में इकोनॉमिक रिकवरी कैसे आया? तो सबसे पहले बहुत सारे देशों ने यहाँ पे हेल्प किया, इंडिया ने यहाँ पे हेल्प किया श्रीलंका को, प्लस आईएमएफ की यहाँ पे हेल्प आई श्रीलंका के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एड। डन, यहां तक क्लियर है चीजें। अब श्रीलंका में इकोनॉमिक रिसर्जेंस, नॉट रिसर्जेंस, बेसिकली रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। तो वहीं पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीते हो उनका नाम क्या है? नाम याद रखना है, जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। नाम याद रखा आपने, मिस्टर ए के दिस्सनायके, ये आपने नाम याद रख लिया। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है इलेक्शन से रिलेटेड, जो हमारे यहाँ भी कुछ हद तक फॉलो होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है दैट मिस्टर दिस्सनायके वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका आफ्टर इट कंप्लीटेड द सेकंड काउंट ऑफ वोट्स। व्हाई डू वी नीड सेकंड काउंट ऑफ वोट्स? बिकॉज अगर आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रेफरेंशियल वोटिंग करते हो तो देन, अगर आपको याद हो तो हम प्रेसिडेंट के मामले में ऐसा करते हैं दैट यू गिव प्रेफरेंस 1 2 3 4 टू कैंडिडेट ए बी सी डी इन दी बैलेट पेपर। ठीक है, और पहले राउंड में होता क्या है, यह गिना जाता है कि कितने बैलेट पेपर्स पे ए को 1 प्रेफरेंस मिली है। अगर वो सबसे ज्यादा हुआ तो ए ने जीत लिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड होता है जिसमें एक कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाता है जिसको सबसे कम प्रेफरेंसेस मिली होंगी, और उसके बाद दोबारा से वोटिंग काउंट होती है और उसके जो वोट्स हैं वो दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, वंस दोस वोट्स आर ट्रांसफर्ड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके बाद जो है मेजॉरिटी वोट्स की डिक्लेयर की जाती है। तो सेकेंड राउंड ऑफ द काउंट्स में, और ये पहली बार हुआ है श्रीलंका की हिस्ट्री में कि 2 बार उन्होंने काउंट किए वोट्स। ठीक है, और उसके बाद उनको जो है यहाँ पे मिस्टर दिस्सनायके को मेजॉरिटी हासिल हुई है। मिस्टर दिस्सनायके इज अ कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट पार्टी। ठीक है, समझने वाली बात है, ये एक लेफ्टिस्ट पर्सन है। Besides this, besides being a leftist person, he still holds some things which are very much important to understand because he tends for reforms. ठीक है, वो पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं अपनी कंट्री में। जैसे वो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली थी दैट हम इंडिया को लेके पॉजिटिव है, दैट इज श्रीलंकन टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू थ्रेटन और रिस्क द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री इन द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। हम अपनी कंट्री को नहीं यूज करने देंगे। पर्टिकुलरली ये उनका जो स्टेटमेंट है ये चाइना के लिए है और बाकी सारे नेशंस के लिए है जो इंडिया में इस रूट के थ्रू इंसर्जेंसी या स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस यहाँ पे लेके आते थे। उनने साफ बोल दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है श्रीलंका को लेके। ठीक है, और इंडिया को लेके पर्टिकुलरली। सेकंड चीज जो उनको बोला जा रहा है दैट ही इज अ बिट मोर लेफ्टिस्ट एंड इज डब्ड बाय हिज क्रिटिक्स एज प्रो चाइना लीडर। उनको बोला जा रहा है दैट ही इज अ प्रो चाइना लीडर, बट वहीं पे उन्होंने आईएमएफ की जो ग्रांट है उस पर भी बात की है और बोला है कि इस ग्रांट को मैं टोटल स्क्रैप ऑफ नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्क्रैप द डील,
रादर व्हाट आई विल डू इज वी विल रीनेगोशिएट द डील विद आईएमएफ। $2.9 बिलियन का एक बेल आउट एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ, जिसपे कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस के बेसिस पे उनको डिस्प्यूट्स हो रहे थे वहां पे, बट उन्होंने बोला नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम आईएमएफ के साथ दोबारा से रीनेगोशिएट करेंगे। ही ऑल्सो वेलकम्ड द प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनटू श्रीलंका। Understand this thing, that these are the points which you are going to use in your mains answer, because अगले 5 साल के लिए तो यही प्रेसिडेंट है ना, और अगले 5 साल की आइडियोलॉजी यहीं पे सेट हो जाती है श्रीलंका की। अब इसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो इवेंट्स आपको अपडेट करते रहने होंगे, बट बेसिक आइडियोलॉजी क्या है वो यहां से स्टार्ट होती है। अगले 5 साल जो भी लोग मेंस लिखेंगे, 5 साल तक श्रीलंका से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम के लिए। ठीक है, कि मिस्टर ए के देसाई के अनलेस एंड अनटिल कि उनको हटा दिया जाता है वहां से, उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाता है, वहां पे फिर से coup हो जाता है, वो अलग कहानी है, बट जब तक वो है तब तक तो यही आइडियोलॉजी रहेगी। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा प्रीलिम मेंस, बट यहाँ पे आपको याद रखना है प्रीलिम से रिलेटेड पॉइंट्स। एक जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन बताया, दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे वोटिंग सिस्टम सिखाया, और तीसरा प्रीलिम्स का पॉइंट कि प्रेसिडेंट कौन बना है इस कंट्री में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है वेनेजुएला का आर्टिकल। ये वेनेजुएला के इलेक्शंस के बाद का आर्टिकल है, और यहाँ पे मेनली दो पार्टीज के कैंडिडेट्स, वन वाज निकोलस मदुरो एंड दी अनदर वाज मिस्टर गोंजालेस। ठीक है, समझना आप वोट्स को, ठीक है, इलेक्शन को समझना। वेनेजुएला में क्राइसिस चल रहा था। वेनेजुएला में क्राइसिस किस चीज के ऊपर चल रहा था? वहां पे भी इन्फ्लेशन हो रहा था। इन्फ्लेशन वाज गैलपिंग एंड रनिंग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे। लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे स्लो डाउन आ रहा था इकोनॉमी में। ठीक है, द इन्फ्लेशन रेज्ड अराउंड 200%। द कंडीशन वाज कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेनली फोकस कर रही थी क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज के ऊपर। ठीक है, जितनी भी क्रूड ऑयल निकालने वाली कंपनीज है उनके ऊपर फोकस कर रही थी। अब जो क्रूड ऑयल निकाल रही थी कंपनीज, इन कंपनीज के ऊपर फोकस क्यों कर रही थी? क्योंकि ये कंपनीज टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला को, तो उनका पैसा वहां से आ रहा है, तो उनको ये लग ही नहीं रहा था कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोकल टैक्सेशन पे काम करें और लोकल एम्प्लॉयमेंट पे काम करें। उनका सिंपल था, तेल निकालो, बेचो और हमें पैसे दो, निकल जाओ। ठीक है, दिस इज नोन एज डच डिजीज। क्या बोला जा रहा है इसको? इसको बोलते हैं डच डिजीज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट क्या काम करे, दे ऑलमोस्ट, वो उनको भूल ही जाता है, दे ऑलमोस्ट फॉरगॉन कंप्लीटली द लोकल ऑयल प्रोडक्शन एंड मेजर मोड ऑफ रेवेन्यू ऑफ देयर टैक्सेस वाज बेसिकली फॉरेन ड्रिलिंग कंपनीज। जो भी फॉरेन कंपनीज ऑयल ड्रिल कर रही थी वहां पे, वो उनका मेन मोटो था, वहां से उनको पैसा कमाना था, बस। दिस इज डच डिजीज, पहला पॉइंट आपका प्रीलिम्स का। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब हुआ क्या, वेनेजुएला में इलेक्शंस आ गए। वेनेजुएला में इलेक्शंस हो गए, तो इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं, एक है मदुरो और दूसरा है गोंजालेस। मदुरो और गोंजालेस की पार्टी पार्ट लेती है इलेक्शन में। इलेक्शन कंप्लीट होता है, और इलेक्शन के कुछ घंटे के अंदर अंदर ही वहां का इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि मदुरो ने इलेक्शन जीत लिया। दिस निकोलस मैडुरो won the election by 51.21% of the votes, जबकि ऐसा बोला जा रहा है that Gonzalez got only 44% of the votes। कंट्रोवर्सी यहां पे ये है that this protest and the government crackdown इसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि गोंजालेस के सपोर्टर्स बाहर आ जाते हैं सड़कों पे और वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सेम चीज, अगेन हमें अपने इंडिया से ही इसको रिलेट करना होगा। जैसे हमारे यहाँ पे ईवीएम मशीन है, वैसे ही वहां पे भी मशीन है इलेक्शन कमीशन की। वो मशीन के अंदर होता क्या है, एक वोटर जाता है, वो वोट डालता है। ईवीएम और वहां की मशीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो वोट डालता है, वो वोट डालने के बाद वहां पे होता क्या है, सेम जैसे हमारे ईवीएम के साथ अटैच होता है वीवीपीएटी, वीवीपैट, वेरिफिएबल वोटर रिसीट, है ना, जहां पे वोटर को ये दिखता है कि मैंने जो वोट डाला वो सही जगह पड़ा या नहीं। अगर उसने फॉर एग्जांपल कांग्रेस को वोट डाला और पर्ची पे कांग्रेस लिखा हुआ आया, वो पर्ची कट के एक बॉक्स में गिर जाती है, उस बॉक्स को बाद में गिना जाता है कि कितनी पर्चियां और कितने वोट्स कांग्रेस को गए, ताकि ईवीएम में जो वोटिंग का काउंट आए और जो वीवीपैट पे वो वोटिंग का काउंट आए वो बराबर हो। ठीक है, 100% हर एक ईवीएम के पास वीवीपैट अटैच नहीं होता है, बट वेनेजुएला में क्या हो रहा है, वहां पे भी वीवीपैट जैसी ही एक मशीन है। होता क्या है, एक इंसान जो एक वोटर है वो चला गया, वो वोट डालने चला गया, उसने जब वोट प्रेस किया तो उसके नाम की पर्ची कट के उसी बॉक्स में चली गई जैसे वीवीपैट में होता है। बट इस बॉक्स में होता क्या है, इस कैंडिडेट का नाम भी होता है और इसने किस पार्टी को वोट डाला वो भी होता है।
और उसके बाद ये इन वीवीपैट्स का, इनके रिसीट्स का एक लिस्ट भी बनाती है लास्ट में ये मशीन, कि पूरा लिस्ट दे देती है इस वीवीपैट का। ईवीएम छोड़ के वीवीपैट का लिस्ट आता है। ये हो रहा है कहाँ पे? वेनेजुएला में। अब ये सब चीजें तो हो गई। प्रॉब्लम ये थी जब गोंजालेस के सपोर्टर्स आ गए और उन्होंने बोला कि हमें वीवीपैट का जो ये लिस्ट है ये आप पब्लिश कर दो। अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हुए हैं, रिगिंग हुई है इलेक्शन में। और मदुरो की जो गवर्नमेंट थी, मदुरो की जो एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच थी, उन्होंने टोटली कैंसिल कर दिया, बोला नहीं हम नहीं दे रहे हैं आपको ये लिस्ट। वहीं पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को उठाया और बोला नहीं आपको ये लिस्ट पब्लिश करना चाहिए, ठीक है, और आपको ये टैली शीट्स जो है पब्लिश करने चाहिए। इलेक्शन अथॉरिटी जो वहां की है हैज बीन लॉन्ग सिंपैथेटिक टू मदुरो, और उनने टोटली अपोजिशन को मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ये चीजें आपको नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि वहां पे कुछ साइबर अटैक हो गया और वो चीजें पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां के जो लोग गोंजालेस के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे 83% ऑफ द टैली शीट्स को अचीव कर लिया, निकाल लिया कहीं ना कहीं से। और उनका टोटल करने के बाद उनने बताया 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने ये बताया कि 67% ऑफ द वोट्स जो थे वो गोंजालेस को मिले। और वहीं पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और वो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसका कोई लास्ट में आउटपुट नहीं आया है। अभी भी मिस्टर मदुरो ही है जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज, इस ये जो विनर है यहाँ पे अब इस इलेक्शन का, उसका ओथ वो लेने वाला है 10 जनवरी 2025 को। टिल दैट टाइम वी नीड टू वेट एंड वॉच कि वहां पे होता क्या है एक्चुअल में इसके बाद। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो हमने समझी कि इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है, एक हमने समझा डच डिजीज क्या है, ठीक है, ये हमारे मेंस का, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है। दूसरा हमें समझना है पेट्रो स्टेट्स कौन से स्टेट्स होते हैं। पेट्रो स्टेट्स, दीज आर दो स्टेट्स विच आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द होल सोल, their whole government revenue is dependent on oil exports first, their whole government is dependent on oil exports, they have weak political institutions, ठीक है, and their power is concentrated इन फ्यू पॉलिटिकली इलीट ग्रुप्स। तीन चीजें याद रखनी है पेट्रो स्टेट से रिलेटेड: ऑयल, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पावर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन सम ऑफ द पॉलिटिकल इलीट ग्रुप्स। दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन इज रिलेटेड टू मेंस। क्लियर कट समझ में आ गया? और अभी जो वेनेजुएला में कंडीशंस है उसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि ये अभी रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी अक्यूट ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस है। किसने बोला? ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस। डन? यहां तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं और इस एडिटोरियल को समझते हैं। ये एडिटोरियल को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज बताई जा रही है, मैं आपको स्टोरी लाइन बताता हूँ। बेसिकली 20 सितंबर को 2024 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ सर, उन्होंने बोला कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना टाइम क्यों ले रही है कि कॉलेजियम से जितने भी हम नेम्स रेकमेंड कर रहे हैं, इन नामों को अपॉइंट करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम क्यों लगाती है और इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाती है। और हम बार बार एक ही नाम थोड़ी बताते रहेंगे, हमारे पास और भी काम है, ठीक है। तो करना क्या है, उन्होंने बोला कि आप अपॉइंटमेंट में इतना ज्यादा प्रोसेस क्यों कर रहे हो, बिकॉज 8 नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना था और अभी तक अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कोलिजियम सिस्टम, अगर देखो समझो बात को, कोलिजियम सिस्टम अगर नाम रिकमेंड करके दे रहा है, ये नाम कहां जाएगा रिकमेंड होने के बाद? ये जाएगा कैबिनेट के पास, ठीक है। कैबिनेट को इन नामों को डायरेक्ट अप्रूवल देना है, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन नहीं है, अब ये नाम चेंज नहीं होंगे। ये अप्रूवल देने के बाद ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या चॉइस है? वो डायरेक्ट इनको अपॉइंट कर देगा, जितने भी ये नाम आए हैं। अब प्रोसेस सिंपल है, कोलिजियम का हेडेक है, उन्होंने नाम चुन के दे दिए, कैबिनेट ने ओके बोला, प्रेसिडेंट ने ओके बोला, जज लग गया काम पे। बट समझने वाली बात यह है कि अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा किसने बोला? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मेन मुद्दे की बात क्या है कि कोलिजियम जो नाम दे रहा है, सरकार उससे खुश नहीं है, सरकार नहीं चाहती वो नाम आ जाए। और प्रॉब्लम ये है कि कोलिजियम ये नाम क्यों दे रही है, हमें तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें तो ये चाहिए कम से कम हमें समझ में आ जाए कि कोलिजियम ऐसे नाम क्यों दे रही है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के साथ और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो दो चीजें हैं, वन इज अपॉइंटमेंट, अनदर इज इंडिपेंडेंस। क्या लगता है आपको, अगर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट को
इंडिपेंडेंस के साथ कंफ्यूज किया जाए कि जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, जो जजेस यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं, अगर वो जजेस को अपॉइंट करने वाली जो मेन अथॉरिटी है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये हो और ये टोटल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला जाए, तो क्या होगा? तो जितने भी ये अपॉइंटीज होंगे वो सरकार की बात करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर रहेंगे, वो उन्हीं का कहा मानेंगे। बट वहीं पे प्रॉब्लम ये आएगी कि एग्जीक्यूटिव ही है जो लॉज को इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ही है जो जस्टिस दिला रहा है अगर वो लॉ आपके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो जितना भी हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हार्मनी कब आती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी हम क्या किस चीज को बोलते हैं? फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉज को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेटर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना। जुडिशरी का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। और कहीं पे भी अगर आर्बिट्री एक्शन होती है, अगर लॉ गलत बन गया, जैसे अभी हमने इसी डिस्कशन में स्टार्ट पे ही समझा आईटी रूल्स को, अगर ये लॉज गलत बन गए तो इनका काम क्या है? इसको फ्लैग करना दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। वहीं पे अगर ये लॉ बन चुका है तो इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके क्या किया? लॉ में लिखा हुआ था दैट फैक्ट चेक यूनिट बनाना है, एग्जीक्यूटिव ने फैक्ट चेक यूनिट बनाया, किसके अंदर बनाया? पीआईबी के अंदर, ठीक है। बट वहीं पे जुडिशरी आ गई और बोला कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये काम कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, और ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और ये आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, तो इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसको जाने नहीं देंगे आगे, ठीक है। और फैक्ट चेक यूनिट को स्क्रैप कर दिया गया, नॉट अभी स्क्रैप नहीं हुआ है बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी हैपेंस। बट वहीं पे अगर आप समझो कि ये जुडिशरी कैसे काम करती है, क्या ये अपना अलग जोन में रहती है? और वहीं पे अगर आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर देखो तो ये दोनों पार्ट है एक दूसरे का, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये दोनों पार्लियामेंट से ड्रिवन है ना। पार्लियामेंट में हमारे एमपीज आते हैं, उन्हीं एमपीज में से ये एमपी सारे लेजिस्लेचर बनाते हैं, और इन्हीं इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बन जाते हैं, इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके मिनिस्टर बनाते हैं जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, और उन्हीं का एक हेड होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली अ चाइल्ड कमिंग आउट ऑफ द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। तो इन इंडिया वी डू नॉट हैव सेपरेट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ दीज लॉज एंड दीज टू स्फीयर्स। बट वहीं पे अगर आप जुडिशरी की बात करो तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंटीग्रेटेड, ठीक है, एंड इट इज यूनिटरी इन नेचर। ये फेडरल जुडिशरी अलग नहीं है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे आप समझो इस चीज को, जैसे फैक्ट चेक यूनिट एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करेगा तो फैक्ट चेक यूनिट में जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे? वो अपॉइंटी होंगे, किसके? एग्जीक्यूटिव के। रोल पूरा एग्जीक्यूटिव का होगा। वहीं पे अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो एग्जीक्यूटिव का रोल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है। जो ये एडिटोरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे, काफी बड़ा एडिटोरियल है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सरल वे में समझाने की कोशिश की है। इस पीपीटी में आप देखते चले जाओ, ठीक। सबसे पहली चीज है, हाउ शुड बी द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मेड। जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है? अगेन मैं वही बोलूंगा, जो अपॉइंट करेगा वही, उसी इंसान का आपको ऑर्डर समझना होगा और उसी इंसान का ऑर्डर आपको मानना होगा, चाहे वो ऑर्डर ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, आप कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस हो जाओगे उसके ऑर्डर से, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखो जुडिशियल प्री एमिनेंस, सबसे पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जुडिशरी का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। दूसरा काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। और तीसरा, जजेस मस्ट वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। नाउ आई वांट टू सिंप्लीफाई दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। ये पूरी चीजें इसी एडिटोरियल में डिस्कस की गई है, मैं कुछ और आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। जो एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया जा रहा है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज बेसिकली द ट्रिनिटी जो हमने अभी तक समझा। क्या थी वो ट्रिनिटी? दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इनकी ट्रिनिटी में जुडिशरी का इमिनेंट रोल है। क्यों इमिनेंट रोल है? सबसे पहली चीज, अपॉइंटमेंट्स को हमारा आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। और आर्टिकल 124 में यह लिखा हुआ है दैट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब भी जजेस को अपॉइंट करना होगा तो वो कंसल्ट करेगा। किसको कंसल्ट करेगा? सीनियर मोस्ट जजेस, और whomsoever he may deem fit to consult। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किसको कंसल्ट करना चाहेगा, ठीक है। कंसल्टेशन में मेन जितना भी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया थ्रू दी 3 जजेस केसेस ऑफ 1980s, ये जो 3 जजेस केसेस आए थे जिसमें एक सुबाराउट केस था और उसके बाद 2 और केसेस आ गए थे, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस।
जिसमें बेसिकली जन्म हुआ था कलीजियम सिस्टम का। ठीक है, इसमें बोला गया सबसे पहली चीज, सेकंड जजेस केस में ये चीज डिक्लेयर की गई दैट कलीजियम सिस्टम होना चाहिए। और कलीजियम सिस्टम में कौन होगा? कलीजियम सिस्टम में either there will be one chief justice of India plus two senior most judges. However, in the third judge's case, it was expanded to a 5 judge collegium, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बस यहाँ पे तो चीफ जस्टिस ही है और यहाँ पे तो सारे के सारे लोग जुडिशरी के ही है, एग्जीक्यूटिव का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है। तो क्या एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए या क्या एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए? तो दो चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की जा रही है। सबसे पहली चीज है दैट इज दी फ्लिक्स फ्रैंकफर्टर। Felix or Felix Frankfurter, he points out that judges are persons and courts are institutions, and they are entitled to greater immunity from criticism than any other person or the institution. But वहीं पे अगर इनको इम्यूनिटी मिल रही है कि अगर आपने इनको क्रिटिसाइज किया तो आप पे कॉन्टेम्प्ट लग सकता है, ठीक है, वहीं पे जजेस शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी माइंडफुल ऑफ देयर रेस्ट्रिक्शंस and limitations, because they too are ultimately public responsibility, they too have public responsibility, and there should be enough room for criticism of these judges. वहीं पे there should be enough room for all of us, for all the public to help and to participate in this domain also. You cannot expect कि आप जुडिशरी को टोटल मोनोपोली दे दो और उनको पूरा पावर दे दो, हर एक चीज का पावर दे दो, which eventually may lead to anarchy sometimes. Because the author here suggests that actually if you see the ultimate authority in our constitution and the constitutional interpretation की जो ultimate authority है that lies with judges, ठीक है, but how the judges are appointed is the matter of concern, because president जो हमारा है it only carries out cabinet के decisions, और cabinet what it does is it actually does what, जो collegium से recommendation आया उसी को आगे forward करता है। वहीं पे अगर आप हमारे preamble की बात करो तो preamble of the constitution lays down the fundamentals of our law, that is India shall be socialist, secular, democratic republic, and India shall enforce justice of social, economic and political. India shall also ensure liberty of thought, expression, belief, faith, worship. India shall also ensure equality of status and of opportunity, and we shall promote among all fraternity, individual dignity and nation's unity and integrity. वहीं पे अगर आप समझो इस चीज को, अगर प्रियम्बल हमारा ये फंडामेंटल्स हमें बोल रहा है लॉ के, वहीं पे हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम इन लॉज को ऐसे ही खुला छोड़ दें और कोई भी इनको वायलेट कर ले। उसके लिए हमारे पास जो चीफ प्राइम मैकेनिज्म है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, अबाउट विच विंस्टन चर्चिल राइटली सेड, he made his position clear and he said that the courts hold justly as high as I think. The courts hold justly a high and I think it is unequaled preeminence and respect of the world in criminal cases and civil cases between man and man. No doubt they deserve command, they deserve respect, and they deserve this all across the community and admiration all across the community. वहीं पे विंस्टन चर्चिल ये भी बोल रहे हैं that a very large number of our population has or have been led to the opinion that they are unconsciously no doubt biased. Why? Why do a large section, according to Winston Churchill, think that judges, even after getting preeminence, getting respect, getting admiration from all the classes of the community, still people think that they are biased? Why Winston Churchill thinks so? Because he says that despite all of this, despite the courts commanding the same degree of general confidence, they do not, and a very large number of our population, because a large number of population thinks that the judiciary and the class of judges is actually a proprietary class. It is held something totally in silo, जो अलग ही रखा गया है लोगों से, जहां लोगों की पहुंच ही नहीं है, इसको अलग ही रखा गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखो
ये कोलिजियम सिस्टम जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नाम ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन था, कोलिजियम सिस्टम कहां से आ गया? और यही कोलिजियम सिस्टम जिसका बस एक बेसिस है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी क्या है? एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुना दिया कि ऐसा होगा, और ऐसा ही चल रहा है अभी तक। ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है ऐसा, ना कोई एक्ट है हमारे पास, ठीक है, ना ही इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में बैकिंग है। विंस्टन चर्चिल ऑल्सो हाईलाइट्स दैट वी इन इंडिया, if the editorial you understand it properly, तो विंस्टन चर्चिल का जो ये कोट है, जो उनने बोला है, उसको अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो यू कैन सी दैट सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट इज जस्ट ऑन द पेपर। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी दैट socialism and social justice talks about what? People's participation in every domain. If you see that, then on top of that comes the creation of this collegium system. और collegium system में एक्चुअल में हो क्या रहा है? It brought a narrow majority, ठीक है, और 5 से 4 डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दिए और बोला कि सिलेक्शन ऑफ द जजेस जो होगा वो यहाँ इस तरीके से होगा, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रूलिंग फ्रॉम, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ बैकिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर फॉलोइंग दिस कोलिजियम सिस्टम which has no constitutional backing, which has a lack of transparency, which usually remains unanswerable because you cannot question the collegium system, और collegium जो 5 जजेस का होता है, वहां से जो भी एडवाइस आती है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो कोर्ट का ही मैकेनिज्म है और हाईएस्ट मैकेनिज्म है, उसी को आप चैलेंज करना चाहोगे तो कहां करोगे? ठीक है, एंड द अनप्रिंसिपल्ड सेक्शन, बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड जिसको जज रिकमेंड किया जा रहा है। हाउएवर व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड हियर इज कि हमें ना एक कमीशन की जरूरत है, वो कमीशन जो एक हाई स्टैंडिंग कमीशन हो, विच शुड बी इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, और वो कमीशन जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होल्ड करे, जिसके पास एक सीक्रेट एजेंसी हो, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो, और वो सॉवरेंटी को अपहोल्ड करे बियॉन्ड द पॉलिटिकल प्रेशर्स। ऐसा कमीशन बनाए जिस कमीशन में सब लोग हो, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडिपेंडेंस भी हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सीक्रेट एजेंसी के थ्रू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे कैंडिडेट्स की, जजेस की, और सब चीजें पेपर पे हो, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो, और उसके बाद इस चीज को हाईलाइट किया और उसके बाद जजेस को अपॉइंट किया जाए। बट अपॉइंटिंग दिस कमीशन एंड एस्टैब्लिशिंग दिस मच ऑफ मशीनरी इज इटसेल्फ अ चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे होगा क्या? कि कौन इसका चेयरमैन होगा। तो क्वेश्चन, और ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं, इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इस एडिटोरियल ने कुछ रिकमेंडेशंस दी है और कुछ सजेशंस दी है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, हाई स्टैंडिंग इंडिविजुअल्स इसके मेंबर्स होने चाहिए। अगर किसी भी इंसान को इस कमीशन से प्रॉब्लम होगी, देन अ हाई ट्रिब्यूनल शुड बी देयर जो इस कमीशन की अपील्स को सुनेगा। देयर शुड बी इम्यूनिटी ऑफ दिस कमीशन मेंबर्स फ्रॉम ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स, वो जो भी काम करे उनके काम को कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए, ठीक है। देयर शुड बी पब्लिक पार्टिसिपेशन, फ्री एक्सप्रेशन शुड बी देयर ऑफ पब्लिक अबाउट द कमीशन प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए इस कमीशन के पास, ठीक है। then only we can understand that how judiciary can be independent and how we can protect both. One is independence of the judiciary and another one is the accountability of the judiciary. दोनों चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। और यहाँ तक ये जो एडिटोरियल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। इसके पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और मैं इसका कुछ कर सकता था। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स है, नहीं है तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, वहां से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे एडिटोरियल है, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द राइनोज इन असम एंड इट सेज दैट हाउ राइनो पॉपुलेशन इन असम, जो एक्चुअल में पोचिंग का शिकार हो रही थी, वो पोचिंग में ड्रॉप मिला है हमें, ठीक है। और राइनो के बारे में ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है। मेन चीज यहाँ पे जो देखी जा रही है वो ये है दैट the poachers killed around 190 rhinos between 2000 to 2021 and Prime Minister Modi जी का ये कमिटमेंट था that we will promote and preserve the rhinos, one horned rhinos. वन हॉर्न राइनोज कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में और नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा हद तक पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली 7 नेशनल पार्क है हमें जो हमें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज राइमोना, देन इज मानस, देन इज ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा एंड लास्ट में है दिहिंग पटकाई, ठीक है। The Raimona and Dihing Patkai are the latest two which were added in 2021 only. If we talk about rhinos, we have around 5 species of rhinos, जिसमें there are white and black rhinos which are found in Africa.
ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन एंड सुमात्रन राइनो इज फाउंड इन एशिया। तो दो, दैट इज व्हाइट एंड ब्लैक राइनो, दे आर इन अफ्रीका। एंड जो तीन राइनोज है, दैट इज जावा, सुमात्रा एंड वन हॉर्न राइनो, दे आर फाउंड इन एशिया। आयु स्टेटस की अगर आप बात करो तो ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड, वन हॉर्न राइनो इज वल्नरेबल, जावा का जो राइनो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड सुमात्रन राइनो इज आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। व्हाई आर दीज राइनोज बीइंग किल्ड? बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न। ठीक है, राइनोज आर हैविंग हॉर्न आल्सो, वन हॉर्न, एंड सम राइनोज डू नॉट हैव हॉर्न। मेनली जो ये वन हॉर्न राइनो है उसको इस हॉर्न के लिए पकड़ा जाता है और मारा जाता है। इस हॉर्न में बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्रिएटिन नाम का प्रोटीन होता है, और इसके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, डार्क वेब पे, और वहां पे इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में और कोई राइनो नहीं मिलता है, बस आपको एक ही राइनो मिलता है, दैट इज वन हॉर्न राइनो, जिसको हम इंडियन राइनो भी बुलाते हैं। ठीक है, इट इज आइडेंटिफाइड एज द सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ग्रे ब्राउन हाइड विद स्किन फोल्ड्स, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस फोटो में। ठीक है, इट इज ग्रे इन कलर एंड ब्लैक हॉर्न इसका होता है। डन। हर्बीवोरस होते हैं ये, और ये ग्रेजिंग करते हैं, घास खाते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? इंडो नेपाल के तेराई रीजन में मिलते हैं हमें। ठीक है, और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम में हमें मिलते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। असम में एन एस्टिमेटेड 2640 rhinos are in 4 protected areas. One is Bobitoora Wildlife Sanctuary, Rajiv Gandhi, Orang National Park and Kaziranga and Manas National Park. यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी मिल जाएगी इनकी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाएगी इनकी। बट अगर आप डेंसिटी की बात करो तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज द हाईएस्ट डेंसिटी, जहां पे आपको राइनोज की मिल जाएगी। 2400 राइनोज बस इस एक नेशनल पार्क के अंदर आपको मिल जाएंगे। आयुष्मान स्टेटस अगर आप इसका देखो, किसका? वन हॉर्न राइनो का, तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। पोचिंग इसका सबसे बड़ा थ्रेट है, हैबिटाट लॉस, पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी ये लोग मरते हैं, क्योंकि वहां पे इनके लिए फिर रिजर्व्स नहीं रहते हैं, इनके लिए रिसोर्सेज नहीं होते। इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे लिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने 5 राइनो रेंज कंट्रीज, जिसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया आती है, दे हैव साइंड अ डिक्लेरेशन जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019। ये 2019 में साइन किया गया था, फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे पूरे के पूरे राइनोज का जो हमारी कंट्री में है। इसके साथ साथ हमारे पास नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी है, जो 2019 में ही लॉन्च की गई थी। किस लिए? इसी वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया का राइनो विजन है 2020 का, विच वाज लॉन्च्ड इन 2005, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें एटलीस्ट 3000 ग्रेट वन हॉर्न राइनो चाहिए ओवर द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे खुरासान नाम का एक रीजन है जो न्यूज में आ रहा है, जो अगर आप देख लो यहाँ पे साउथ खुरासान, न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट है। 51 लोगों की मौत हुई है एक ब्लास्ट में, जो माइन के अंदर ब्लास्ट हुआ है, माइन गैस माइन था, कोई बात नहीं है, मतलब हो गया तो हमें अफसोस है इस चीज का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, खुरासान रीजन कहाँ पड़ता है। खुरासान रीजन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके इस एरिया को ग्रेटर खुरासान बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन जिसको खुरासान बोलते हैं। इसी रीजन में एक और साइट है जिसका नाम है तबास। ठीक है, जो ईरान में पड़ती है। क्या नाम है? तबास। यहीं पे ये ब्लास्ट हुआ है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं इस न्यूज से। खुरासान रीजन कहाँ पे है? ये पूरे का पूरा ईरान में नहीं है, और ये रीजन इराक में भी नहीं है, और ये रीजन पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आता है, ईरान का पार्ट आता है, अफगानिस्तान का पार्ट आता है, और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का पार्ट आता है, किर्गिस्तान का थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न पार्ट आता है। ठीक है, डन। चलो लास्ट में देयर इज दिस न्यूज आर्टिकल अबाउट द ड्रग नेम्ड, बेसिकली दिस ड्रग वैंकोमाइसिन। अगर आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है तो 2 चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें प्रीलिम से रिलेटेड है। वन इज वैंकोमाइसिन, व्हाट इज दिस ड्रग रिलेटेड अबाउट वैंकोमाइसिन। ठीक है, और दूसरा है एमआरएसए इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या होता है? सिंपल, 2019 में हुआ क्या, देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेन, ठीक है, जिसका नाम है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टो और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन एक बैक्टीरिया का है। ठीक है, इस एक स्ट्रेन की वजह से 2019 में 1 लाख लोगों की डेथ हुई। ठीक है, इट वाज रिस्पांसिबल फॉर
डेथ ऑफ 1 लाख पीपल। बट अगर आप यहीं पे देखो तो MRSA को ट्रीट करने के लिए हमारे पास सबसे जो मेन दवा है डॉक्टर्स के पास, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज वैंकोमाइसिन। बस ये दो चीजें याद रख, वैंकोमाइसिन दवा है और MSRA एक इन्फेक्शन है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, बट वहीं पे वैंकोमाइसिन इसको ट्रीट करता है डायरेक्टली। बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद इस एडिटोरियल में बहुत सारी कहानी लिखी गई है कि ये कहाँ फाइंड हुआ, कैसे फाइंड हुआ, क्या रिसर्च हुआ, कितने साइकिल्स होते हैं इस वैंकोमाइसिन में, कैसे कैसे ये काम करता है। नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस एट ऑल। ठीक है, चलो। लास्ट में देयर वाज एन इमेज ऑफ माउंट पेंटेली। याद रखना है माउंटेन कहाँ पे है, माउंट पेंटेली। माउंट पेंटेली ग्रीस में है। ये इमेज क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि अगर आप देखो तो ये माउंट पेंटेली का रीजन बहुत ही हरा भरा रीजन है, ग्रीन है ये। वहीं पे इसी माउंट पेंटेली के रीजन में काफी ज्यादा वाइल्ड फायर्स हो गए और ये पूरे का पूरा रीजन काला पड़ गया और ये पूरा जंगल साफ हो गया वाइल्ड फायर्स की वजह से। ये माउंट पेंटेली कहाँ पे है, ये ग्रीस में है। और ग्रीस में ये कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे एजियन सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड सी ऑफ क्रीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर आप बात करो तो ये रीजन एक्चुअल में मेडिटेरेनियन का पार्ट है, और मेडिटेरेनियन सी का जितनी भी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है वो सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, ये चीज याद रखना हमारे लिए जरूरी है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली चीज याद रखनी है, सिप्रस। सिप्रस एक ऐसी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड है, खुद में एक आइलैंड है। ठीक है, वहीं पे अगर आप सदर्न रीजन में देखो तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीजिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ये कुछ कंट्रीज है जो सदर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है। वहीं पे इसराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस एंड स्पेन, ये कंट्रीज है जो नॉर्थ और ईस्ट साइड में मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है। मेडिटेरेनियन सी के अंदर टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, सी ऑफ क्रीट एंड ब्लैक सी देखने को आपको मिलेगा। ब्लैक सी के अंदर ही अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइलैंड मिलेगा, नॉट आइलैंड, बेसिकली पेनिनसुला है ये, जिसको हम क्रीमियन पेनिनसुला भी बोलते हैं, जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे सी ऑफ मरमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले 1-2 साल से, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है। डन। और वहीं पे अगर आपको थोड़ी सी और कंट्री समझनी है तो ये जो क्रीमियन पेनिनसुला जिसकी बात कर रहा था मैं अभी यहाँ पे, इस क्रीमियन पेनिनसुला के इस तरफ आपको सी ऑफ मरमरा मिलेगा, इधर ब्लैक सी मिलेगा। दिस आई गेस दिस इज सी ऑफ मरमरा एंड देयर इट इज सम डिफरेंट सी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट। देन देयर इज रोमेनिया जो ब्लैक सी को सराउंड करती है कंट्रीज, उसमें आपको टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलेगी। फर्दर जो आपको याद रखना है वो ये है कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर कौन कौन सा रिवर जाके गिरता है। सबसे पहले अगर आप नॉर्थ साइड में देखो तो इब्रो रिवर यहां से गिरता है, रोन, पो, देन यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगा जिसका नाम है एदाइज, दूसरा रिवर यहाँ पे आपको मिलेगा एड्रियाटिक रिवर, देन ट्रिन, मरित्सा, सेहान, नाइल, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, शेलिफ एंड मौलोविया। देखो ये वाली स्लाइड मैंने मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद निकाली है। क्यों निकाली है, बिकॉज अगर आपको पता हो ना, इस बार 2024 में रेड सी के ऊपर एक क्वेश्चन आया एंड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि इस रीजन में बहुत ही कम स्कैंटी रेनफॉल होता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इस रीजन में बहुत कम स्कैंटी रेनफॉल होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये था दैट नो रिवर, नॉट नो रिवर, नो वाटर फ्लोज इनटू द रेड सी थ्रू अ सिग्निफिकेंट रिवर चैनल। गर्स बोलने का यह था कि कोई भी रिवर से पानी रेड सी के अंदर नहीं गिरता है। अब आप समझो, कम से कम इतना भी पता होता ना कि एक आधा रिवर तो होगा कोई ना कोई, बस इतना पता होता कि रेड सी के अंदर कोई रिवर बहता है, नाम भी नहीं पता होता, तब भी क्वेश्चन बन जाता। वहीं पे अगर आपको ये चीज देखनी है तो नाइल तो यूपीएससी ने क्वेश्चन इससे पहले पूछा है नाइल के ऊपर बहुत बार, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है। हर दूसरे साल आपको मेडिटेरेनियन सी पे क्वेश्चन मिल जाएगा, इतनी मेरी आपको गारंटी है। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन विद द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊं तो वेदर प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, जितने भी वेदर प्रिडिक्शंस हम कर रहे होते हैं, जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट वेदर प्रिडिक्शंस करते हैं, पहली चीज ये बोली जाती है कि अगर बटरफ्लाई कहीं पे अपनी पंखुड़ियां हिला रही है, ठीक है, और वो फ्लैप कर रही है अपने विंग्स को, अपने विंग्स फैला रही है, तो कहीं ना कहीं पे दुनिया में टॉर्नेडो आ जाएगा।
अब ये कैसा चीज है, क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये वेदर प्रिडिक्शंस होती है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे चलती है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किसने स्टार्ट की थी इन्वेंट करना? इट वाज अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम था एडवर्ड लॉरेंस। और इनका ये बोलना था कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब मैंने स्टार्ट करी और उसके बाद और लोग आए और मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने ये कैलकुलेशंस को और ज्यादा इंप्रोवाइज किया, इनका ये बोलना है कि अगर हम इन कैलकुलेशंस में यूज किए गए वेरिएबल्स या यूज किए गए वैल्यूज को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जैसे 0.506127 के बदले हमने 0.506 यूज किया और ये इतना सा डेसिमल छोड़ दिया, तो इतना बड़ा इंपैक्ट आता है वेदर के प्रिडिक्शंस में कि अगर आप कहीं पे ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कहीं पे रेनफॉल होने वाला है, इतनी थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से आपको ये पता चलेगा कि वहां पे ड्रॉट आने वाला है, ठीक है। रेन और ड्रॉट में इतना थोड़ा सा नंबर्स का मात्रा का ये अंतर पड़ जाता है, इतने छोटे से नंबर्स अगर आप चेंज करोगे। और इसीलिए इसको बोला जाता है दैट दिस इज द क्लासिकल केओस यूजिंग क्वांटम थ्योरी, कि अगर आपने थोड़ा सा भी वैल्यू चेंज कर लिया तो आपका जो आउटपुट है वो टोटली चेंज हो जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या। कि कहीं पे जहां पे आपने हॉट ड्राई वेदर बोला था वहीं पे डैम्प वेदर स्टार्ट हो जाएगा, आपने बोला हॉट ड्राई, वहां पे कंटिन्यूसली बारिशें होती जाएंगी। तो याद क्या रखना है हमें? बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, बस इतना याद रखना है। चलो, लास्ट में जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा यूपीएससी का पीवाईक्यू। इस पीवाईक्यू में सिंपल चीज पूछी थी यूपीएससी ने, क्या पूछा कि ये कंट्री है, इस कंट्री में ये एनिमल पाया जाता है और इस एनिमल का ये नेचुरल हैबिटेट है। आप बताओ क्या ये सच है, कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो सबसे पहली चीज पूछी गई थी दैट इज द स्टेटमेंट्स। वन इज ब्राजील में इंद्री होता है, इंडोनेशिया में एल्क और मडागास्कर में बोनोबो। बट आई गेस एल्क इज अ स्पीशीज विच इज इन नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, जहां पे टेम्परेचर कम हो। ये डियर फैमिली का एक एल्क है। वहीं पे ये बोला जा रहा है दैट एल्क इंडोनेशिया में पाया जा रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इंद्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाबा कोटो। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग लेम्यूज एंड इट इज एंडेमिक टू मेडागास्कर। इट इज लूजिंग इट्स रेन फॉरेस्ट ड्यू टू फ्यूल टिम्बर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बोनोबो is a species of chimpanzee and is an endangered great ape usually found in Congo. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फिर इस हिसाब से तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, है ना। तो दैट इज द मेन रीजन जो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल बना लेता है। बट इस क्वेश्चन के ऊपर जितने भी मैंने आंसर्स देखे, और क्योंकि यूपीएससी का ऑफिशियल की अभी तक आया नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने ओनली वन को करेक्ट माना है, क्योंकि अगर ओनली वन भी नहीं है या नन है तो कुछ लोग ओनली वन बोल रहे हैं, कुछ लोग नन बोल रहे हैं, तो वहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। फिर ए मैंने गलत लिख दिया है आई गेस, हाँ, आंसर डी होगा इसका, दैट नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी रेयरली बनाता है जिसका आंसर नन होगा। चलो, लास्ट में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है फॉर मेंस। तो जो मैंने आपको बोला अभी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के हमें सेंड करना होगा। और सेंड आप कहाँ पे करोगे? ये आप इस नंबर पे सेंड करोगे और इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आई गेस आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डे अहेड। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है जीनो आईएएस पे। आई होप आप कल दोबारा से कनेक्ट करेंगे और इसी टाइम पे कनेक्ट करेंगे। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आएगा वो होगा जीनो आईएएस का। थैंक यू, जय हिंद।